हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज शाह। और आप हैं आपके अपने पंकज सर के साथ। गाइस, ये हमारे क्यू बेसिक ट्यूटोरियल की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज आप सीखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक, जिसमें आज आप देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पार्ट 2, जिसमें आज आप सीखेंगे लूपिंग के कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चनों की सीरीज जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया हुआ है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए एक रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक करें और उस बटन के पास में राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उसके अंदर एक ऑल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। अब आप पूछेंगे कि सर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, कुछ एजुकेशनल रिगार्डिंग वीडियोस हैं, जिसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको देगा और उस वीडियो की लिंक के लिए आपको किसी भी की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेंड करे और फिर आप देख पाए। तो डायरेक्टली यूट्यूब उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भेजेगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन में ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने ही दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए तो फटाफट से वीडियो आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन क्यू बेसिक लूपिंग स्टेटमेंट। गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इन रिवर्स ऑर्डर। आप बोलेंगे कि सर ये कितने सारे क्वेश्चंस हैं एक क्वेश्चंस में। है तो लगता तो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल है। अब जैसे बोला गया है ना रिवर्स ऑर्डर, तो इस क्वेश्चन को रिवर्स में देखिए क्या बोला गया है। 1 to 20 रिवर्स ऑर्डर। 1 to 20 रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर यानी कि 20 to 1। आपको 20 नंबर से सबसे पहले शुरुआत करनी है और 1 नंबर तक जाना है। यानी 20 to 1 करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 20 में से 1 हर बार एक माइनस करेंगे तो आप 20 to 1 चले जाएंगे। लेकिन कौन से नंबर्स बोला गया है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसको बोलेंगे? जिस नंबरों को आप 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो हो गए इवन नंबर, और जिस नंबरों को आप डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 1 आ जाए वो हो गए ऑड नंबर। तो 1 to 20 या 20 to 1 जो हम नंबर बोले उसमें कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड नंबर्स हैं? जल्दी बताइए। एग्जैक्टली इसमें 10 इवन नंबर्स हैं और 10 ऑड नंबर्स हैं। आइए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। अब हम 20 to 1 में तो चलेंगे, लेकिन क्या बोला है? स्क्वायर। उनके जो नंबर आए उनके स्क्वायर करने हैं और उस स्क्वायर का फिर हमें सम करना है। आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये देखिए, ये है सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सम लेना है, इसलिए एक सम नाम का हमने वेरिएबल बनाया। आप कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन हमने सम ही नाम क्यों लिया? क्योंकि ये नाम सूटेबल है। नाम देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि इस वेरिएबल में कुछ कैलकुलेशन होके आंसर सेव होंगे। तो ये हो गया सम। सम इक्वल टू 0। सबसे पहली इनिशियल वैल्यू हमने डाल दी 0। उसके बाद हमने कर दिया CLS। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CLS? एग्जैक्टली, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। हमें क्या बोलना है? क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ओके, फिर हमें आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं आप स्टेटमेंट 3, जिसमें लिखा हुआ है फॉर a इक्वल टू 20 to 1 स्टेप -2। गाइज, ये फॉर लूप है। फॉर लूप में हमने जैसे अभी क्वेश्चन में ऊपर देखा ना कि 1 to 20 रिवर्स ऑर्डर, तो मैंने आपको क्या बोला? 1 to 20 रिवर्स ऑर्डर यानी 20 to 1 चलना पड़ेगा। लेकिन कैसा नंबर है? इवन नंबर्स हैं, इसलिए 20 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आएगा? 18। उसके माइनस करो, रिवर्स में चलो तो कौन सा आएगा? 16। लेकिन
आपको हर बार कितना माइनस करना पड़ेगा, 2। इसलिए हमने ये फॉर लूप के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेप -2। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मेरा माउस पॉइंटर पे प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बी नाम का वेरिएबल बना लिया है। तो ये फॉर लूप जो है, फॉर लूप का ये बिगिनिंग स्टेटमेंट है और नेक्स्ट जो है वो फॉर लूप का एंडिंग स्टेटमेंट है। इन दो स्टेटमेंट के बीच में जितने भी लाइंस या स्टेटमेंट लिखी जाती हैं ये रोटेट होती रहती हैं। कब तक? जब तक कि ये फॉर लूप का कंडीशन सही चल रहा है तब तक। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि a जो है वो 20 है और 20 20 और 1 के साथ यानी उनके बीच में आ जाता है, इसलिए कंडीशन सही है। अब देखते हैं कि ये b नाम क्या है। b एक वेरिएबल है जिसके अंदर a रेस टू 2। अब आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये एक्सपोनेंट, ये क्या सिंबल बीच में लगा हुआ है? ये एक्सपोनेंट सिंबल है जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में नंबर 6 के साथ दिया हुआ है। यानी कि आप शिफ्ट की होल्ड करके इस बटन को दबाएंगे तो ये एक्सपोनेंट सिंबल या कैरेट सिंबल भी बोला जाता है। ये सिंबल क्या करता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, कोई भी नंबर उसके ऊपर रेस टू 2, रेस टू 3, रेस टू 4, तो हम मैथ्स में पेपर और पेन पे तो ये रेस टू लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में कीबोर्ड पे ऐसा कोई बटन नहीं है डायरेक्टली रेस टू लिखने के लिए। तो आपको वो एक्सपोनेंट सिंबल या कैरेट सिंबल बीच में लगाना है, तो इससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो समझ जाएगा कि जो भी नंबर आपने लिखा हुआ है उसका रेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि a के पास क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 20 एग्जैक्टली। देखो हमने फॉर लूप में भी क्या डिक्लेयर किया, 20। a की वैल्यू है 20, 20 रेज टू 2। 20 रेज टू 2 क्या मतलब क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाई 20। मैंने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 अनसॉल्व क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको सिखाया था और समझाया था कि रेज टू 2 का मतलब क्या होता है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 400। तो b जो वेरिएबल है उसमें 400 सेव हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे, ये वाली लाइन में। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू सम प्लस b। सम की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे आएगा 0 और प्लस b की वैल्यू क्या है, 400। तो 0 प्लस 400 यानी कि सम जो वेरिएबल है उसकी नई वैल्यू अब क्या बन गई, 400। समझ में आ रहा है? आप साथ में पेपर और पेन पे कैलकुलेशन भी करते जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सम जो है उसकी नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू तो 0 थी और नई वैल्यू अब क्या हो गई, 400। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। इस लाइन में लिखा हुआ है नेक्स्ट ए। नेक्स्ट ए का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या है, 20। हमने अभी फॉर लूप में क्या डिक्लेयर किया, ए इक्वल टू 20। तो ए की वैल्यू है 20 और नेक्स्ट ए यानी कि इसके बाद की वैल्यू क्या, 20 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, नहीं 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 21 नहीं, 20 के बाद आएगा -2 यानी कि a इक्वल टू a -2। तो a की वैल्यू है 20 और 20 -2, देखिए ये स्टेप वैल्यू में हमने -2 लिखा है ना। हमें क्या जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, यानी कि 20 से 1 तक रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है स्टेप -2। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 18। ये 18 वैल्यू लेके हमारा कर्सर वापस आएगा फॉर लूप की तरफ। अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट के पास नहीं पहुंचेंगे, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ना ये हमारा कर्सर थ्रो करेगा और हम वापस आ जाएंगे फॉर लूप के पास। फॉर लूप में अब हमारी a की वैल्यू क्या है, हमने अभी क्या देखा, 18। अब a की वैल्यू 20 नहीं होगी, अब a की वैल्यू होगी 18 और 18 वैल्यू चेक करेंगे कि 18 वैल्यू क्या 20 और 1 के बीच में आता है। ये कंडीशन सही है। ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन सही है। तो ये कंडीशन सही है तो ये लूप में वापस हम अंदर आएंगे। अब देखेंगे b इक्वल टू 18 रेज टू 2 यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 18। अगर हम 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करें तो कितना होगा, जल्दी बताओ, 324। तो b की नई वैल्यू क्या आ गई, 324। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ सम इक्वल टू सम प्लस b। सम की लास्ट वैल्यू क्या थी, नहीं 0 नहीं थी, सम की लास्ट वैल्यू थी 400 एग्जैक्टली। कुछ लोग सही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली फोकस करिए। अगर आप 0 बोल रहे हैं इसका मतलब आप प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दे रहे, वीडियो पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए। 400
400 सम की लास्ट वैल्यू थी और बी की नई वैल्यू क्या आ गई 324। इन दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों का एडिशन होके क्या होगा, नई वैल्यू क्या बन गई 724, जो सम की नई वैल्यू बन गई। ओके, अब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट ए की नई वैल्यू क्या है 18। 18 माइनस 2 कितना हुआ 16। तो 16 वैल्यू लेके वापस हम चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या 16 20 और 1 के बीच में आता है, हाँ आता है, तो ये वे कंडीशन सही है। तो आप अब करेंगे 16⁻², जिसका आंसर आएगा 256। 256 वैल्यू लेके यहाँ पे आएंगे, सम के पास लास्ट वैल्यू क्या थी 724 और प्लस 256 हो गया, तो आपकी सम की न्यू वैल्यू क्या बन गई 980। और फिर वापस यहाँ पे आएंगे, ए के पास अब 16 - 2 यानी कि कितना हो गया 14। आप देख रहे हैं कि इस तरह से लूप जो है वो रोटेट करता रहेगा और रोटेट करते करते सम के पास अपनी वैल्यू ऐड होते जा रही है। ऐसे करते करते लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आपके पास ए की वैल्यू आएगी 2, 2 में से आप 2 माइनस करेंगे तो ए की न्यू वैल्यू बन जाएगी 0। 0 यहाँ पे चेक करेगा कि 0 क्या 20 और 1 के बीच में आता है, वो तो आता ही नहीं है, 0 तो 20 और 1 के बीच में आता ही नहीं है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी गलत। और जैसे ये कंडीशन गलत होगी आप फौरन फॉर लूप से बाहर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा और उसमें प्रिंट होगा सम। सम की जो भी वैल्यू एक्यूमुलेट हुई है, ये एक्यूमुलेटर ऑपरेटर है जहाँ फॉर्मूला है जहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, और आप देख रहे हैं मैंने जैसे अभी आपको बताया सम के पास अपनी एक नई वैल्यू आ चुकी होगी और वो यहाँ पे प्रिंट होगी और लास्ट में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आइए देखते हैं क्यू बेसिक में एग्जैक्ट उसका आउटपुट क्या आएगा। ये देख रहे हैं आप क्यू बेसिक का कोड विंडो पे लिखा हुआ है और ये है उसका आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, रिवाइंड करिए, पैरेलल इसकी प्रैक्टिस करिए अपने कंप्यूटर में और आउटपुट देखिए और फिर मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उसको समझिए और अंडरस्टैंड करिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6, 7 एंड 8। अब देख के ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। अरे भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा गया, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का मतलब क्या है, टेबल। 6 का टेबल बताओ, 7 का टेबल बताओ, 8 का टेबल बताओ। तो ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फॉर a इक्वल टू 6 to 8, ठीक है। अब हमें ये लूप चलाना है, तो लूप चलाना है तो कहाँ से कहाँ तक चलाना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6, 7 एंड 8, तो 6 to 8, लेकिन कितनी बार 10 टाइम्स, तो स्टेप वैल्यू 1 लिखी है, यानी कि हम एक एक नंबर आगे बढ़ेंगे। गाइज यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8 के बाद स्टेप स्पेस 1, यानी स्टेप वैल्यू 1, यानी 6 पहले आएगा, उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा। लेकिन ये अगर आप स्टेप 1 ना लिखो तो भी ये सेम प्रोसेस में ही चलेगा। ये मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप हमेशा पॉजिटिवली एक स्टेप आगे बढ़ता है। अगर आपने स्टेप वैल्यू 1 नहीं लिखा तो भी एक एक स्टेप ही आगे बढ़ेगा। अगर आपको 2 या 3 स्टेप आगे जंप करने हैं तब आप लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 4, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक एक स्टेप बढ़ाना है, तो आपने लिखा स्टेप 1। ये लिखो तो भी सही है, ना लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद तो ए नाम का जो वेरिएबल है उसकी पहली वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद हम फॉर लूप में आएंगे। अब 6 का पूरा टेबल हमें चलाना है, तो फॉर लूप में आने के बाद हम एक वेरिएबल बना लेंगे b इक्वल टू 1 to 10। क्या बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो हमें जैसे कि भी टेबल कोई है तो वह 1 होगा, 2 होगा, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से बढ़ने के लिए हमें टेबल में 1 to 10 डालना पड़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्टेप वाली 1 नहीं लिखी ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि ये मैंने अभी समझाया ना कि फॉर लूप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो इस ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब जैसे कि b की वैल्यू होगी 1, तो आपको याद रखना है a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 6, b वेरिएबल है जिसकी पहली वैल्यू है 1। अब ये वैल्यू लेके आप लूप के अंदर आएंगे। अब आप गाइज यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल फॉर लूप देख रहे हैं, यानी कि इसको बोला जाता है नेस्टेड फॉर लूप। क्या बोला जाता है? नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर हम कितने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिख सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप कितने हो सकते हैं? 9, यानी कि 9 फॉर लूप्स आप इंटरनली एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख सकते हो, लेकिन वो अभी हमें नहीं देखना है। अभी हम सिंप्लीफाई करके एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी कि 2 लूपिंग इंटरनली देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें हमने लिखा है ए क्या है? वेरिएबल है, ऊपर ही हमने डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 6। गाइज एक बहुत बात अच्छे से समझेंगे कि अगर ए को मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा होता, जैसे आप देख रहे हैं ये स्टार को मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, ठीक है, तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखने का मतलब क्या है कि वो एक मैसेज है जो एज इट इज प्रिंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ए एक वेरिएबल है, ए क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, इसलिए मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 प्रिंट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है सेमी कॉलन। ये क्या है? सेमी कॉलन बोला जाता है, जो आपको कीबोर्ड में दिखाई देगा आपके लेटर एल के पास में कॉलन और सेमी कॉलन, है ना। तो सेमी कॉलन क्या काम करता है? क्यू बेसिक को समझाता है कि सेमी कॉलन से पहले जो डेटा है वो है वेरिएबल, और सेमी कॉलन के बाद में जो डेटा है वो अलग है और वो है मैसेज। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट में, आप देखिए मैसेज और वेरिएबल, वेरिएबल और मैसेज, मैसेज और वेरिएबल, इन सब के बीच में हमने सेमी कॉलन लिखा हुआ है। तो ये बाइफरकेट कर देता है और क्यू बेसिक को एनालाइज करके समझाता है कि ये मैसेज है और ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो इस स्टेटमेंट में क्या हुआ? ए की वैल्यू प्रिंट हुई। ए की वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू 6, यानी 6 वैल्यू है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे? मल्टीप्लिकेशन, जो मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट होगा? बी। ए की वैल्यू प्रिंट हुई, वैसे बी की वैल्यू प्रिंट होगी। बी की वैल्यू क्या हमने यहाँ पे डिक्लेयर की? इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू है 1, जो आपने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए ए मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इक्वल टू एज इट इज दिखाई देगा। और उसके बाद इसका इन दोनों वेरिएबलों का मल्टीप्लिकेशन होकर उसका आंसर डिस्प्ले होगा। तो क्या डिस्प्ले होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 6। अब आएंगे नेक्स्ट बी। अभी भी हम इंटरनल लूप के अंदर ही घूमेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि अभी बी की वैल्यू 1 थी, अब क्या होगा नेक्स्ट बी, यानी कि +1 हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो ये 2 वैल्यू लेके वापस हम लूप इंटरनल बी लूप के पास ही आएंगे। और बी लूप में नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2 वैल्यू क्या होगी? चेक करेगा कि क्या 1 और 10 के बीच में है। हाँ, 1 और 10 के बीच में ही है, तो कंडीशन सही है। तो हम यहाँ पे आएंगे। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? ए की अभी भी वैल्यू क्या है? 6 ही है, क्योंकि हम आउटर लूप के पास तो गए ही नहीं ना, अभी तो हम इनर लूप के अंदर ही हैं। तो इसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई सिंबल एज इट इज, और बी की नई वैल्यू आ गई। अभी हमने किया था ना नेक्स्ट बी, तो बी की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई है? 2, है ना। तो बी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है? 6 सॉरी, और बी की वैल्यू है 2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लीकेशन 2, आंसर क्या आएगा? 12। तो इस तरह से ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर बी की नई वैल्यू आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये रोटेशन होता जाएगा और इस तरह से 6 को 10 मल्टीपल्स आएगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 6 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जैसे ही 6 बी की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी। एक टाइम बी की वैल्यू ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगी ना, 10 + 1 11 हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगी गलत। सेकंड और इनर लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि 11 तो 1 और 10 के बीच में आता ही नहीं है। तो आप कहाँ आएंगे? प्रिंट पे। प्रिंट के सामने कुछ लिखा हुआ है?
कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यानी क्या होगा, दोनों टेबल्स के बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा। लॉजिक यूज़ किया है गाइस यहाँ पे हमने। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे, नेक्स्ट ए। नेक्स्ट ए का मतलब क्या है, ए की लास्ट वैल्यू क्या थी, 6, हमने 6 का टेबल बना लिया, 10 टाइम्स हो गया। अब नेक्स्ट ए का मतलब क्या हुआ, 6 के बाद +1, देखो यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिखी हुई है +1, तो 6 की नेक्स्ट स्टेप वैल्यू +1 क्या होगी, 6 + 1 यानी कि 7, तो ये 7 वैल्यू चेक करेगा। अब ये जो है ए की नई वैल्यू 7 होगी, ये वैल्यू लेके हमारा कर्सर, आप माउस पॉइंटर को देखो, कर्सर थ्रो होगा फॉर लूप में, फर्स्ट आउटर लूप में, और देखेगा कि 7 क्या 6 और 8 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये कंडीशन सही है। तो वापस हम इनर लूप में आएंगे, इनर लूप में फिर से बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अब वापस से ये लूप रिपीट हो रहा है ना, तो फिर से बी की वैल्यू होगी 1, 1 वैल्यू 1 और 10 के साथ में आती है, उसके बीच में आती है, ये कंडीशन सही है। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के पास आएंगे। अब ए की नई वैल्यू क्या है, 6 नहीं है, ए की वैल्यू क्या है, 7। अब 7 का टेबल आ रहा है ना, हमने देखा था ना, नेक्स्ट ए यानी 7, तो प्रिंट ए यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या हो गई, नई वैल्यू वापस क्या हो गई, 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 7। फिर बी की नई वैल्यू आ जाएगी 2, फिर 2 वैल्यू ले चेक करेगा, कंडीशन सही है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 14। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लूप रिपीट होगा और 7 का टेबल आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू होगी 8, 7 + 1 8, 8 वैल्यू लेके चेक करेगा, 6 और 8 के साथ में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, एब्सोल्युटली राइट। तो फिर से 8 का टेबल रोटेट होगा। आइए आउटपुट स्क्रीन और क्यूबेसिक का स्क्रीन देखते हैं और इस चीज़ को एग्जैक्टली समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। आप देख रहे हैं ये है हमारा क्यूबेसिक का कोड विंडो और ये है आउटपुट स्क्रीन। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें लिखा हुआ था 6, 7 और 8 का टेबल, लेकिन 6 का टेबल तो दिख ही नहीं रहा है, तो 7, 8 दिख रहा है आउटपुट स्क्रीन पे। भाई आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो एक पर्टिकुलर साइज का है, तो 6 का टेबल जो है वो स्क्रॉल होके ऊपर चला गया है और बाकी के जो टेबल है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो 6 का टेबल भी बना है लेकिन वो अंदर की तरफ चला गया, लेकिन ये जो क्यूबेसिक है ना, ये डॉस वर्जन, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ नहीं है, इसमें स्क्रॉल बार्स नहीं होते हैं, तो इसका आउटपुट स्क्रीन जो है वो इस तरह से ब्लैक आता है और स्क्रॉल बार होते ही नहीं है, तो हम ऊपर स्क्रॉल करके इसे ऊपर के जो आउटपुट चला गया वो नहीं देख सकते, लेकिन हमें आउटपुट आ रहा है प्रॉपरली, इसलिए हमें ये बिलीव करना है कि 6 भी आया होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 का टेबल आया पूरा 10 मल्टीपल्स, और बीच में प्रिंट कमांड जो हमने लिखा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट कमांड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से एक गैप आ रहा है दो टेबल्स के बीच में। उसके बाद 8 का टेबल आया और फिर लूप स्टॉप हो गया, अब कोई आउटपुट नहीं आ रहा है और लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कि अब प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर से पॉज करिए, रिवाइंड करिए इस वीडियो को और फिर से देखिए और पैरेलल अपने कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, सेम कमांड सेम कोडिंग 2-4 बार लिखोगे तो आपको ये पूरा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। गाइस इसी मेथड के थ्रू आप कोई भी टेबल बना सकते हो। मैंने 6, 7, 8 का टेबल लिया, आप 1 to 100 का टेबल ले लीजिए, है ना, 25 to 50 का टेबल ले लीजिए, कोई भी टेबल, जो भी टेबल्स आप देखना चाहते हैं, आपको आउटर लूप में नंबर बदल देने हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 10 to 20 का टेबल देखना चाहते हैं तो आउटर लूप में 6 की जगह लिखिए 10 और 8 की जगह लिखिए 20, और अब आप देखेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन पे वो वाला 10 to 20 का टेबल डिस्प्ले करेगा। है ना इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नए प्रॉब्लम की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिंट द सीरीज 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। अब डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 नंबर हमने 25 तक पढ़े उसके बाद के 5 नंबर हमें ढूंढने हैं, और कहाँ तक, यानी टोटल नंबर हो जाने चाहिए 10 नंबर तक। तो 10 यानी 5 और 5 और यानी 10 नंबर। तो गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग कसिए और ब्रेन चलाइए और देखिए कि ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है ये सीरीज कैसे बन रही है। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है। तो
आप जो रेज टू वाला जो है क्वेश्चन उसको ध्यान दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ 1, उसके बाद 1 के प्लस नया 1 के बाद नया नंबर क्या आया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 के बाद नया नंबर क्या आया बेस नंबर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। आ रहा है ना समझ में? थैंक यू। क्लियर हुआ? देखा जादू, देखा मैजिक। अब आपको पता चल गया। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एग्जैक्टली। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपको क्लू मिल गया। चलिए इसकी कोडिंग भी देखते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है ना। चलिए ये देखो, ये देखिए इसकी कोडिंग लिखी हुई है। गाइस आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी नोट्स आपको बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली नोट्स बना के पहले से प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं जब टाइपिंग करूँगा और फिर उसे रन करूँगा तो इसमें वीडियो और लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने नोट्स बना के रखी और उस नोट्स को ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं साथ में आपको पैरेलल आउटपुट स्क्रीन और कोडिंग विंडो भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये बिलीव हो कि हाँ ये कोडिंग वर्क कर रही है। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर आई इक्वल टू 1, ये आई है गाइज, ये 1 नहीं है, और ये 1 है आई नहीं है। कई बार ये देखने में ऐसा लगता है दोनों आई लगते हैं, लेकिन ये आई है और ये 1 है। तो आई एक वेरिएबल है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। आई एक वेरिएबल है जिसकी पहली वैल्यू है 1 और एंडिंग वैल्यू है 10, क्योंकि अप टू 10 बोला है ना। देखिए आपको प्रोग्राम में ही बताया हुआ है कि आपको प्रोग्राम कहाँ तक चलाना है, तो 10 तक चलाना है, तो इसलिए 1 to 10। और बिगिनिंग हमारा कहाँ से हो रहा है, देखिए देखिए 1 से हो रहा है, लास्टिंग 10, तो ये 1 to 10। अब एक उसके अंदर एक और वेरिएबल बना लिया हमने। इस वेरिएबल में क्या हो रहा है, रेज टू हो रहा है, यानी कि आई रेज टू 2। एक्सपोनेंट सिंबल अब मैंने पहले ही क्लियर किया था आपको। अगर आप में से कोई बीच में से वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो की बिगिनिंग में जाइए, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। और इस वीडियो के ऊपर एक लिंक भी मैं दे दूँगा, जहाँ पे कमेंट में लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें एक्सपोनेंट सिंबल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि आई रेज टू 2 का मतलब क्या हुआ, आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो आई की वैल्यू क्या है 1 है ना, पहली वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 2, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हुआ, आउटपुट क्या आएगा 1, तो जे की वैल्यू हो गई 1। तो प्रिंट क्या होगा, जे प्रिंट जे, यानी कि मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में थोड़ा ना लिखा है, जे प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा आई, जे की जो वैल्यू है, आई जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे रेज टू 1 यानी कि 1 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट आई, आई के अंदर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एक और स्टेप वैल्यू। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 ना लिखें तो भी क्या ऑटोमेटिक ये होता है 1 प्लस हो जाता है। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है 1, और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 वैल्यू लेके ऊपर चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 क्या 1 और 10 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है एग्जैक्टली। तो ये कंडीशन हो गई सही। तो अब क्या आ जाएगी 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। तो आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज बन रही है, फिर 4 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी। अब 2 प्लस 1 है ना, आई नेक्स्ट आई का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या थी लास्ट वैल्यू 2, यहाँ पे हमने किया ना 2 रेज टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई की वैल्यू है 2 प्लस 1, स्टेप वैल्यू 1 होगी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, आपको पता ही है स्टेप 1, यानी 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ये 3 वैल्यू लेके कर्सर थ्रो होगा फॉर लूप के पास और देखिएगा क्या 3 1 और 10 के बीच में आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, ये कंडीशन सही है। तो हम लूप के अंदर जाएंगे और अब आपको दिखेगा 3 रेज टू 2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 6 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, रेज टू का मतलब यह क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई जे की 9, ये 9 वैल्यू प्रिंट होगी। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज बन रही है ये पूरी, है ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा और हमारी 25 यानी कि 5 फिर 6 इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे ये पूरी सीरीज जो है 1 4 9 16 25 और उसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो इस तरह से आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ये देखिए हमारा क्यू बेसिक का कोडिंग विंडो
और आउटपुट स्क्रीन। काउंट करिए कितने नंबर्स हैं, अप टू 10 टर्म्स बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 100 आप देख रहे हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 100 हो गया। तो अप टू 10 टर्म्स यानी कि ये जो बाकी के हमारे नंबर थे डॉट 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 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा, आप देख रहे हैं 25 के बाद आएगा 36, फिर 49, इस तरह से अप टू 10 टर्म्स हम चले और ये हमारा हुआ कोड विंडो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी इस वीडियो को पॉज करिए और अपने क्यू बेसिक में ये कोडिंग करिए और इसका आउटपुट देखिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का, एंजॉय करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इजी है। अरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू प्रिंट द नेम ऑफ योर स्कूल एंडलेसली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एंडलेसली का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी स्कूल का जो भी नाम है या आपका नाम है, आप कोई भी डिस्प्ले कर सकते हो, वो कंटिन्यूस प्रिंट होता ही रहे, होता ही रहे। यानी कि यहाँ पे आपका जो लूप है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जिसको बोलेंगे इन्फिनेटिव टाइम, वो चलता रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा। प्रीवियस प्रोग्राम में तो क्या होता, 1 to 10 लिखते थे तो प्रोग्राम 10 के बाद आने के बाद स्टॉप हो जाता था क्योंकि हमने लिमिट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है ही नहीं। कैसे करेंगे ये मैजिकल प्रोग्राम, चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। देखिए बहुत सिंपल है। मैंने अपने पार्ट 1 के वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर हम क्यू बेसिक में कोई भी लाइन्स है कोडिंग की, उसके आगे नंबर लिखते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली नंबर तब लिखे जाते हैं जब गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करना हो। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, आप नंबर्स में 10 20 30 40 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। अगर आपने 1 2 3 4 लिखा, जैसे 1 2 लिखा तो गो टू मैंने 20 लिखा, तो उसकी जगह आप 2 लिखोगे, इतना चेंज करना है। चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। 10 लाइन नंबर 10 पे आएगा लेट। लेट क्या है, एक कमांड है क्यू बेसिक का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन गाइज ये जो है ना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लेट ना लिखो, जैसे आपने देखा मैंने प्रीवियस प्रोग्रामों में, अभी ऊपर जो प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया उसमें कहीं भी मैंने लेट नहीं लिखा था। तो क्यू बेसिक में कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लेट कमांड को भी मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। आप लिखो तो इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है। तो लेट पी डॉलर इक्वल टू, अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर तो आपने आई नाम का वेरिएबल बनाया, ए बनाया, बी बनाया, जी बनाया, अब इस बार आपने पी बनाया। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि आप कोई भी तरह के वेरिएबल के नाम दे सकते हो, और मैंने अपने आपके पंकज सर का पी लिख दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये वीडियो इस वक्त आप अपने पंकज सर के साथ देख रहे हैं और सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया पी। ओके, तो पी नाम का ये वेरिएबल हो गया आपका। अब ये पी डॉलर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पी जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ रहा है, एक आपका स्ट्रिंग आ रहा है, इसलिए पी डॉलर आ गया। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया पी डॉलर नाम का वेरिएबल जिसका डेटा जो है वो स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल नेम, आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हो। अगर आप इन्फिनेटिव टाइम अपना नाम रिपीट करना चाहते हो, मम्मी पापा का चाहते हो, अपने फ्रेंड्स का चाहते हो, जो नाम आप रिपीट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और वो वैल्यू जो है वो पी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। ये वैल्यू जो है वो पी नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। और डॉलर इसलिए लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि पी के अंदर कोई नंबर एंटर नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग एंटर करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, प्रिंट पी डॉलर। मैंने पी डॉलर लिखा ना, तो पी डॉलर लिखना है, डॉलर नहीं लिखोगे तो एरर आएगी, इसलिए पी डॉलर लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं पी कैपिटल है तो यहाँ पे भी पी कैपिटल ही होना चाहिए। पी डॉलर लिखने पे क्या होगा, प्रिंट में पी की जो वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। तो पी की वैल्यू क्या है, स्कूल नेम या जो भी आपने लिखा हुआ है स्कूल का नाम वो, तो यहाँ पे वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है गो टू 20, यानी कि आपका कर्सर थ्रो होगा लाइन नंबर 20 पे। हम 40 लाइन पे जाएंगे ही नहीं, जैसे ही ये लाइन आएगी हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे, फिर ये लाइन आएगी फिर हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और लाइन नंबर 20 पे क्या प्रिंट करना है, स्कूल नेम। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बार बार हमारा कर्सर जो है 20 30 20 30 20 30 यही हो रहा है, लाइन नंबर 40 पे आ ही नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन ही नहीं है।
कि आप गो टू के बाद एंड पे पहुंचे, तो ये क्या हुआ, एंडलेसली, यानी कि ये लूप चलता ही रहेगा और इस तरह से रोटेट होते होते आउटपुट स्क्रीन पे आपका स्कूल नेम दिखेगा। ये देखिए क्यू बेसिक का विंडो, कोड विंडो यहाँ पे एग्जैक्ट वही है और आप देख रहे हैं कि स्कूल नेम स्कूल नेम स्कूल नेम ऑन इन्फिनिटिव टाइम ये कांस्टेंट चल रहा है। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। एंजॉय करिए, चलिए पॉज करिए इस वीडियो को और पैरेलल इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन किसी ने आपको कहीं पूछ लिया तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ गो टू स्टेटमेंट के थ्रू ये काम करना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो आपको यहाँ पे जो कोड विंडो है उसमें हर एक लाइन के आगे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ये आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। ठीक है, अभी आपको ये देखना है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही सिखाया था कि जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दो नंबरों के। तो उसमें कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड भी नंबर होते हैं और इवन नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स में 20 इवन नंबर्स होंगे और 25 इवन नंबर्स होंगे और 25 ऑड नंबर्स होंगे। तो 25 और 25 मिला के कितने बने, 50। लेकिन ऑड नंबर्स कैसे ढूंढे, और ऑड नंबरों का वो भी क्या करना है, हमें सम करना है, यानी कि अब आपको वेरिएबल डालना पड़ेगा सम। एग्जैक्टली, आप होशियार हो चुके हैं अभी, वेरी गुड। तो यहां पे आप देखेंगे कोडिंग सम इक्वल टू 0। सम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। हमने 0 इनिशियल वैल्यू, कुछ स्टार्टिंग वैल्यू करनी पड़ेंगे ना, तो कहीं से तो आप शुरुआत करेंगे, तो हमने उसकी इनिशियल वैल्यू कर दी 0। फिर फॉर एक वेरिएबल, फॉर एक लूप है जिसके अंदर आई एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 1 to 100। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 50 और आपने 100 कैसे कर दिया। अरे भाई 50 ऑड नंबर्स लेने हैं, मैंने आपको सिखाया था 25 + 25 50 और 50 + 50 क्या होगा 100। लेकिन आपको टोटल नंबर कितने काउंट लेने हैं, 50 ऑड हैं तो 50 इवन भी तो होंगे। तो आपको कहां तक चलना पड़ेगा, 100 तक। आई बात समझ में, वेरी गुड। मैं आपकी टेस्टिंग ले रहा था कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 1 to 100 अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 100 तक के जितने भी नंबर हैं उनमें दो नंबरों का कॉम्बिनेशन है, 50 ऑड नंबर्स और 50 इवन नंबर्स। तो हमें ऑड नंबर लेने हैं, तो इसलिए 1 to 100 चले। अब स्टेप 2 लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्टिंग, ऑड नंबर्स, यानी कि अगर पहला ऑड नंबर है 1 तो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा होगा, 3। और 1 से 3 पे जाने के लिए 1 में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। इसलिए स्टेप वैल्यू क्या हो गई, 2। आई बात समझ में, मैंने स्टेप वैल्यू 2 क्यों लिखा, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से। चलिए अब आप होशियार हो गए, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस 1, एक्यूमुलेटर ऑपरेटर है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है 0 और इक्वल टू सम 0 + 1 आई की वैल्यू क्या है 1। तो पहली वैल्यू होगी 1, यानी सम की पहली वैल्यू होगी 1। फिर आप आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आई + 1, 1 नहीं 2। भूल नहीं करना है, स्टेप 2 लिखा हुआ है ना। तो आई की पहली की वैल्यू क्या है 1 + 2, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई 3। अब समझ में आया, ये 3 वैल्यू लेके हम ऊपर आएंगे और देखेंगे कि 3 क्या 1 और 10 100 के बीच में है। हाँ भाई 1 और 100 के बीच में 3 तो आता ही है। तो यहाँ पे आएंगे, अब लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आएंगे तो देखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, 0 नहीं थी 1 थी। हमने 0 + 1 1 किया ना, तो सम की लास्ट वैल्यू थी 1 और उसके अंदर प्लस आई की नई वैल्यू क्या है 3। तो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो सम की नई वैल्यू हो गई 4। अब आप नेक्स्ट आई की तरफ आएंगे, आई + 2 है ना, स्टेप वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो आई की लास्ट वैल्यू है 3 + 2, तो नई वैल्यू क्या हो गई 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है, +2 होते जा रहा है ना। और क्या आते जा रहे हैं, ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं, जैसे 1 3 5 7, और इस तरह से ये रोटेट होते जा रहे हैं, नए ऑड नंबर्स आते जा रहे हैं। और सम नाम के वेरिएबल में उन ऑड नंबरों का प्लस होके सारे एडिशन यहाँ पे होते जा रहे हैं।
एक टाइम ऐसा आएगा कि आई की जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर चली जाएगी, है ना। लास्ट वैल्यू जो भी होगी 99 प्लस 2 हो जाएगा तो 101 आ जाएगा, और 101 जो है वो 100 के 1 और 100 के बीच में नहीं आता है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और फॉर लूप का रूल है कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप बंद हो जाता है और लूप के बाहर बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट। और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू। सम को हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में थोड़ी ना डाला है कि सम प्रिंट होगा, SUM। क्या प्रिंट होगा, सम की अंदर जो वैल्यू है जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है कैलकुलेशन के दौरान ऐड होते गई है, वो लास्ट में ये वैल्यू प्रिंट होगी और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आइए इसका क्यू बेसिक कोडिंग कोड विंडो देखते हैं और आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं कितना आ रहा है। ओ, आंसर आ रहा है आपका 2500, 2500 आंसर आ रहा है, यानी 2500 इसका आंसर आएगा। अगर आप 1 to 100 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्लस करेंगे तो आ रहा है समझ में। चलिए इसको भी पॉज करके अगर आप चाहें तो आगे बढ़िए, वीडियो में आगे देखिए, वरना पैरेलल आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू प्रिंट द रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यानी कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो हमें तो ये सा लग रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो क्लास टीचर के लिए है। तो क्या हम करें, आप सब लोग अपने क्लास टीचर को ये प्रोग्राम सिखा दें और दिखा दें, लेकिन उसके लिए पहले आपको तो सीखना पड़ेगा, वरना क्लास टीचर को आप गलत सिखाओगे और उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं बना तो क्या होगा, आपका ही रिपोर्ट कार्ड अटक जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हमारी क्लास में तो 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो आप 30 से ज़्यादा बार इसकी काउंटिंग करें। देखिए कोड विंडो में मैंने कैसे बताया हुआ है, थोड़ा सा कोड ये बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी, क्योंकि 30 टाइम्स प्रिंट करना है ना, इसलिए। देखिए यहाँ पे फिर से लाइन नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेटमेंट। मैंने पहले ही आपको सिखाया था कि जहाँ पे गो टू आता है वहाँ पे लाइन नंबर आएगा, क्योंकि गो टू को बोलना पड़ेगा ना किस लाइन पे जाना है ना, तो इसलिए हमें लाइन नंबर तो देना पड़ता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख रहा है मैंने बहुत इजीली दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो मज़ा आएगा और समझने में भी इजी रहेगा। लाइन नंबर 10 पे ये नया कमांड क्या है, रिम प्रोग्राम टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड ऑफ 30 स्टूडेंट। ये रिम जो है ना वो एक रिमाइंडर है, रिम यानी कि रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या होता है, ये कमांड है, लेकिन रिम के बाद हम जो भी लाइन लिखते हैं ना, क्यू बेसिक कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करता है और उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आता है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है। तो आप बोलेंगे तो फिर सर हम ये कमांड लिख क्यों रहे हैं। अरे भाई ये कमांड हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि एज अ प्रोग्रामर आपको याद रहे कि इतनी बड़ी कोडिंग में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। अगर इन फ्यूचर आप इसी प्रोग्राम को ओपन करके देखें तो आपको कोडिंग पूरी रीड नहीं करनी पड़े, सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करके आप समझ पाएँ कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है और इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका पर्पस क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट रिपोर्ट कार्ड ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट स्क्रीन पे 20 लाइन नंबर 20 से जो भी है उसकी कोडिंग आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। तो देखिए क्या हुआ है, अब लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ है इनपुट कमांड। इनपुट कमांड किस लिए होता है, यूजर से, यूजर जो है जो इस प्रोग्राम का आउटपुट एंजॉय करेगा उससे इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि हम उसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एंटर योर नेम। ये मैसेज हमने प्रिंट किया, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा में, प्रिंट की तरह ही है, लेकिन प्रिंट की जगह पे आप इनपुट लिखें। प्रिंट और इनपुट में क्या फ़र्क है, प्रिंट का यूज़ होता है कि अगर आपको कोई मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कमांड लिखते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा में मैसेज लिखते हैं। लेकिन यूज़र से अगर वैल्यू एक्सेप्ट करवानी है तो प्रिंट कमांड कैपेबल नहीं है यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए, कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करेगा ही नहीं। यूज़र जैसे ही टाइपिंग करने की ट्राई करेगा तो आपका आउटपुट स्क्रीन बंद हो जाएगा और कोड विंडो पे आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, इनपुट कमांड। ठीक है, तो इनपुट कमांड प्रिंट की तरह यूज़ होता है, लेकिन साथ साथ में वो वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है, ये उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, तो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा एंटर योर नेम। आपने जो भी नाम लिखा वो $a नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट होगी, एंटर योर टोटल मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर,
और यहाँ पे हमने $B नहीं लिखा है, बी लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो होंगे नंबर्स, इसलिए लिखा गया बी। लेकिन $A क्यों लिखा? क्योंकि नाम जो है वो स्ट्रिंग में या अल्फ़ाबेट्स में होगा, इसलिए यहाँ पे डॉलर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इनपुट एंटर योर ग्रेड, ग्रेड भी अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जो भी ग्रेड है, ई ग्रेड वगैरह वगैरह। आपको मेरी तरफ से गुड विशेस कि हमेशा ए ग्रेड ही आए आपको और आपके सारे स्टूडेंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी ग्रेड आप डालेंगे वो $C नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर लिखा हुआ है प्रिंट, आपको पता है ना, सिर्फ प्रिंट के सामने कुछ ना लिखो तो क्या होगा? मेंटेन होगा गैप। तो ये ऊपर के 3 मैसेज प्रिंट होने के बाद गैप मेंटेन होगा। और अब हम जंप कर रहे हैं हमारे वही लूपिंग स्टेटमेंट यानी कि फॉर लूप में। अब आप देख रहे हैं भाई ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 टाइम्स। तो ये ऊपर वाले ये सारे स्टेटमेंट जो है हमने जो यूज़र से उसका नाम, मार्क्स वगैरह इनपुट करवाया वो 30 टाइम रोटेट होना चाहिए ना, इसलिए उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पहला n नाम का एक वेरिएबल, कुछ भी नाम ले सकते हैं, 1 to 30। उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू जो भी आपने लिखी हुई है, मान लो अगर ए की वैल्यू मैंने लिखी है पंकज, तो पंकज प्रिंट होगा। फिर पंकज का कितने परसेंटेज आए, तो हमने परसेंटेज पेपर में लिखे हुए हैं 99.99, अगर मैंने लिखा हुआ 99, 98 जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। फिर उसकी ग्रेड ए ग्रेड ही आएगा, तो ए ग्रेड लिखा हुआ है अगर मैंने तो वो प्रिंट होगा। फिर गैप आएगा। फिर लाइन नंबर 20 पे जाएंगे, कर्जर थ्रो होगा लाइन नंबर 20 पे। अभी देखो नेक्स्ट में आया ही नहीं और लाइन नंबर 20 पे थ्रो होगा कर्जर, यानी कि आपको नेक्स्ट से बाहर आने के लिए वापस ये गो टू स्टेटमेंट यूज हो रहा है। आप समझ रहे हैं? हमने अपने जो प्रीवियस कोडिंग देखी अभी ऊपर दूसरे प्रोग्राम देखे, उसमें क्या होता था कि फॉर लूप में चलते चलते नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है और नेक्स्ट के बाद वापस फॉर आ जाता है। और जब ये फॉर लूप कब तक चलता रहता है? जब तक हमारा स्टेटमेंट सही हो, यानी कि कंडीशन सही हो फॉर लूप की। लेकिन अगर फॉर लूप के बाहर आपको आना है एक ही प्रिंट करके, तो गो टू स्टेटमेंट आपको उसमें हेल्पफुल होता है। तो देखिए आपने फॉर लूप के अंदर ही नेक्स्ट से पहले ही मैंने गो टू स्टेटमेंट लिखा। ये गो टू स्टेटमेंट हमें फॉर लूप के बाहर ले जाएगा आउटपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो फिर से एक नए कैंडिडेट, नए स्टूडेंट का हम लोग इनपुट एंटर करेंगे। इनपुट एंटर करने के बाद फिर से लूप में आ जाएंगे और वो प्रिंट करेंगे, फिर बाहर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये कब तक चलता रहेगा? 30 टाइम्स, 1 to 30। देख रहे हैं लूप में लिखा हुआ है ना 1 to 30। आई होप अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर सारे प्रोग्राम में मैंने लूपिंग पूरा एक्सप्लेन किया है। तो 1 to 30 टाइम्स ये रोटेट होगा। बार बार गो टू स्टेटमेंट हमें यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करवाएगा। और लास्ट में क्या होगा? हर बार नेक्स्ट के अंदर n वैल्यू भी आएगी। जैसे ही गो टू 30 लिया, यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर n वैल्यू आई, फिर आप रोटेट करेंगे और इस तरह से रोटेट करते करते आप क्या करेंगे? 30 टाइम्स आपका लूप रोटेट होगा, है ना। और इस तरह से वैल्यू एक्सेप्ट होती जाएगी। और लास्ट में क्या होगा? जैसे ही n की वैल्यू जो है वो 30 से बाउंस हो जाएगी, 31 हो जाएगी, तब आपका लूप बंद हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्यू बेसिक में इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। आप देख रहे हैं ये आउटपुट, ये आपका कोड विंडो है। जो मैंने कोडिंग ऊपर बताई है सेम वही की वही कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कोडिंग वर्क कर रही है। और ये है आपका आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे देखो इनपुट स्टेटमेंट में लिखा एंटर योर नेम, तो मैंने लिख दिया पंकज। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज या मार्क्स पेपर के, तो 99.99। तो उसका ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड पूछा है तो ग्रेड भी मैंने डाल दिया ए। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी इनपुट स्टेटमेंट है, ये देखिए ये तीनों इनपुट स्टेटमेंट है, वो उसका आउटपुट स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क खुद ब खुद आ रहा है। ये देखिए मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद क्वेश्चन मार्क आया है। इसका मतलब क्या है कि वो आपको पूछ रहा है। यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, आप अपने अपने डेटा यहाँ पे डालेंगे और डेटा डालने के बाद लूप के अंदर की तरफ जो ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। देखिए मैंने पंकज लिखा वो प्रिंट हुआ, परसेंटेज लिखा और ए ग्रेड लिखा, ऊपर वो सारा प्रिंट हुआ। बीच में देख रहे हैं गैप आ गया, स्पेस आ गया। ये स्पेस किस लिए वजह से है? ये बीच में जो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा 50 लाइन नंबर पे, उसका गैप है। फिर यहाँ पे गैप दिया हमने प्रिंट स्टेटमेंट 100 लाइन पे, ये वापस से गैप आ गया। फिर लाइन नंबर 20 पे गए और फिर से हमने एक नया डेटा डाला। मैंने दूसरे स्टूडेंट का डेटा डाला सूर्या, और उसका परसेंटेज डाला और उसका ग्रेड डाला। तो आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट हुआ। फिर से ये हमें पूछ रहा है एंटर योर नेम, यानी कि ये एंटर योर नेम, एंटर योर टोटल, एंटर योर ग्रेड, ये पूरा जो है वो 30 टाइम्स इस तरह से रोटेट होता रहेगा।
और 30 स्टूडेंट्स के हमें रिपोर्ट कार्ड डेटा एंटर करेंगे और उसके रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होंगे। आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम आपको लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। लॉजिक आपका डेवलप करना है, आपको समझना है कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप इसको पॉज करें और साथ में पैरेलल क्यू बेसिक में इसकी प्रिपरेशन भी करें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कोडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो रिसीव करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें। अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उस पर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, और पास में बेल आइकॉन जो है ना उसमें ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको YouTube की तरफ से मेरे नेक्स्ट वीडियो जो टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग है, कुछ कंप्यूटर की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं वो, और या एजुकेशनल रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ हैं, ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे ही नहीं। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से और किस चीज़ों पे देखना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स और अपने दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी लोकेशन पे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको भी बोलिए कि ये वीडियो देखें और आगे इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।